हेलो। आज हम लोग आईआईटी जीनियस का 28 जनवरी में पेपर हुआ था, पेपर 2 जेई एडवांस। ठीक है, इसके मैथमेटिक्स का सॉल्यूशंस को एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसका शायद मैथ्स का सॉल्यूशन मैंने नहीं डाला था। क्वेश्चन सारे इसके बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशंस आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके काम आएगा द्रोणाचार्य सेकंड वाले पार्ट में जो अब होने वाला है। तो इसमें मैथ्स के 25 टू 36 तक है, +3 मार्किंग है और माइनस भी मार्किंग है। फिर उसके बाद मैथ्स में पार्ट एफ में भी आया था 53 टू 60, +4 मार्किंग के हैं, फिर -2 भी है। और तीसरा पार्ट आई, ये भी है 69 से लेके 72। 3 पार्ट्स में ये मैथ्स पूछा गया है, +3 मार्किंग है इसमें और माइनस, सब में मतलब माइनस मार्किंग है। क्वेश्चंस इसके अच्छे हैं, जेई एडवांस पार्ट दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशंस को देखना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, है ना। तो मैथ्स का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिया गया है और ये इनके एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं। ठीक है, पी क्यू आर। अब हमको क्या दिया गया है, जो एल्टीट्यूड्स का जो साइड्स की जो लेंथ है वो हमको दी गई है एल्टीट्यूड्स की 3, 4 एंड 5। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बी सी, ए सी एंड ए बी, मतलब ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 9th के हिसाब से थोड़ा सा कठिन था। यहाँ पे आपको साइड्स का रेशियो दिया गया है। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जो हमको ए पी की लेंथ दी गई है वो हम लिख देंगे 3/2 बी सी हो जाएगा। दूसरे से अगर हम देखेंगे, अगर इस वाली साइड से देखेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी वही ट्राइंगल रहेगा 4/2 ए सी। और तीसरे वाले एल्टीट्यूड से अगर हम लोग देखेंगे सी आर से, तो भी ये चीज़ वही रहेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। तो हाइट हमको दी गई है कितनी, सी आर इज़ 5, तो 5/2 ए बी। यानी कि ये तीनों जो एरिया होंगे, ये तीनों एरिया सेम ही होंगे ट्राइंगल ऑफ ए बी सी का एरिया। ठीक है, तो इन यानी कि ये दोनों एरिया हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किन्हीं भी दो एरियाज को इक्वल कर दिया। तो अब हमें बी सी और ए सी का रेशियो पता चल गया। बी सी और ए सी का रेशियो 4/3 आ गया। इसको हम लोग 20/15 भी लिख सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन दे रखा है। फिर उसी तरह हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड देखा था, अब फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को हमने रेशियो बराबर कर दिया, क्योंकि एरिया तो सेम ही होगा। तो बी सी अपॉन ए बी का जो रेशियो निकल कर आ गया 20/12। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर कर लें, तो हमें तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 20:15:12 का रेशियो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमको एक ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, और डी ई पैरेलल टू बी सी दिया गया है। हमको क्या पता करना है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये ए डी एफ ई इसका, और सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का हमें रेशियो पता करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ट्राइंगल है डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो हम लोग को क्या पता है कि एरिया ऑफ दो ट्राइंगल्स जो हैं, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया, उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने प्रॉपर्टी यूज़ करी है। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स होने के साइड्स के रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इनके स्क्वायर्स के आपस में बराबर होंगे। डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ए डी ई और ए बी सी दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो ए डी अपॉन ए बी, तो अब हमें यहाँ पे साइड दी गई है ए डी और डी बी। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डी ई अपॉन बी सी। ए डी की वैल्यू हमको 5 दी गई है। ए बी कितना होता है, ए बी है हमारा 5+4, है ना। ए बी क्या है, ए डी प्लस डी बी, 5+4 यानी कि 5/9 दिया गया है। तो अब हमको इस तरह से डी ई अपॉन बी सी का रेशियो पता चल गया है। और ये रेशियो किसके बराबर था, इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर था, जो एरिया था। तो अब हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो 25/81। तो इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 25/81, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप देखें, 27 क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है और दो लाइनें ड्रॉ कर दी गई। ये नहीं पता है कि ये 90 डिग्री है, बस ये दो लाइनें ऐसी केवल ड्रॉ कर दी गई हैं।
और इनका एरिया दे दिया गया है। ये ट्राइंगल का एरिया 3 है, इस ट्राइंगल का एरिया 7 है, इस ट्राइंगल का एरिया 7 है। अब हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इसका अब हमें एरिया पता करना है इस क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेक्शंस में हम डिवाइड कर लेते हैं। हमने क्या करा, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ए को एफ से ज्वाइन कर दिया, और इस एरिया शेडेड पोर्शन को मान लिया एक्स है, और इस शेडेड पोर्शन का एरिया मान लिया वाई है, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स का एरिया अगर हमें 7 नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम सी से इनके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो एल्टीट्यूड दोनों का कॉमन ही होगा। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का जो बेस होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। बी एफ इज इक्वल टू एफ डी, क्योंकि एरिया आपस में इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, बी एफ इज इक्वल टू एफ डी इन दोनों ट्राइंगल से। अगर ये दो ट्राइंगल्स के बेस इक्वल हैं तो जस्ट इसके इधर वाला ट्राइंगल देखें, ए एफ बी और ए एफ डी, तो यहाँ पे भी इन दोनों के जो एरिया होंगे वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बेस बेस आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो और यहाँ पे एल्टीट्यूड इनका सेम होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये एरिया और ये एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एरिया कितना निकल कर आ रहा है, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। पॉइंट क्लियर है। अब हम दूसरा एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड तो नहीं है, दूसरी लाइन को अब देख लेते हैं। यहाँ पे एरिया है 3 और यहाँ पे एरिया है 7। अगर बी से एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करें तो एल्टीट्यूड तो सेम ही होगा, तो इनके बेस का जो रेशियो होगा, यानी कि ई एफ और एफ सी का जो रेशियो होगा वो 3:7 के रेशियो में होगा। और सेम एज इट इज़ इसके ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें, अगर हम यहाँ से एल्टीट्यूड को ड्रॉ करें तो ये भी 3 का रेशियो होगा बेस, और ये भी रेशियो 7 होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट टू ट्राइंगल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे ई एफ और एफ सी का जो रेशियो है वो 3:7 है। सेम एज इट इज़ ए ई एफ और ए एफ सी में भी चले जाएं तो यहाँ पे भी हमको रेशियो क्या निकल कर आएगा, एरिया का रेशियो 3:7 निकल कर आएगा। अब हम एरिया की वैल्यू रख दें, एक्स अपॉन वाई प्लस 7 एरिया की वैल्यू रख दी, और y की वैल्यू हम जानते हैं 3 प्लस एक्स होती है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया इस इक्वेशन को, और x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 15/2। x की वैल्यू मिल गई तो हम y की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, 21/2। पर हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को जब हमने सॉल्व करा, दिस इज 36/2 को, या 18 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक है, एरिया। पॉइंट क्लियर है। तो ट्रिक इसके अंदर बस वही लगी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस बेस हम सबके निकालते गए, हाइट हाइट सबकी सेम ही निकल कर आ रही है, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आ जाते हैं 28 में। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। 28 को जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको एक लाइन दी गई है, ये प्लस के इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द अनदर लाइन। what is the value of k is equal to। अब ये क्लास 9 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। जब दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल होती हैं तब क्या होता है, तो ये चीज़ को देख लीजिए। हमको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन अगर हमें दे दी गई। अब ये माना गया कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो जब दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, जब इसका x का कोएफिशिएंट और इसका x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल। पर ये रेशियो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर वो पैरेलल नहीं होगी, फिर कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो यानी कि ये रेशियो तो आपस में इक्वल होना चाहिए, पर ये रेशियो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कुछ x का कोएफिशिएंट आ गया, कुछ y का कोएफिशिएंट आ गया, प्लस कांस्टेंट। दूसरी लाइन हमें दे ही रखी थी 3x प्लस वाई प्लस 2। अब दोनों इक्वेशन से हम a1 और a2, b1 और b2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तो हमने सबकी वैल्यूज़ रख दी, तो k की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1/4, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर 1/4 रख देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ सी सच दैट टू लाइन्स, एक लाइन हमें ये दी गई है और दूसरी लाइन सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं और कहाँ पे कट कर रही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट एक्स और वाई की जो दोनों वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, मतलब ये कहीं कुछ ऐसी कोई दो लाइनें कट कर रही हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ये लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो वैल्यू हमें बतानी है, सी की रेंज हमें बतानी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि रेंज टाइप की चीज़ अब आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये रेंज क्या चीज़ होती है। ठीक है, फंक्शंस और लाइंस ये भी आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा होगा क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने, तो इस चीज़ को क्वेश्चन को थोड़ा समझ के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको एक लाइन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 2। ठीक है, दूसरी लाइन हमें दी गई थी सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें क्योंकि जो भी पॉइंट आएगा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या होगा, कॉमन होगा दोनों का। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया और y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2c अपॉन सी, मतलब कुछ वेरिएबल के टर्म में आ गई। अब हम क्या जानते हैं कि y जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि y जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तक तो बिल्कुल पॉइंट क्लियर है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। y जो इंटरसेक्ट होंगी, जो दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट होंगी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, कुछ इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे x और y कुछ पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी। तो y अगर पॉजिटिव है तो c की रेंज कितनी हो जाएगी, तो c जो है, जो यहाँ पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो y इन्फानाइट हो जाएगा। तो c -1 तो नहीं हो सकता, पर -1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो -1 नहीं होगा लेकिन -1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और c इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी न्यूमरेटर। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अब हमें पता चल गई कि c की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ हो सकती है, -1 से लेके 3/2 तक जा सकती है। पॉइंट क्लियर है, तो इस चीज़ को आप समझ में आ गए, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, मतलब ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हम रख दें कि y हमको हमेशा पॉजिटिव मिले। सेम एज इट इज़ अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और ये +2 ऐसी कैसी रख दिया, x की वैल्यू को सॉल्व करा तो x हमारा निकल के रहा 5/c+1। ठीक है, अब x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यानी कि x भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो c -1 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर निकल कर आया था -1 नहीं, तो -1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, न्यूमरेटर तो हमको 5 ही दे रखा है, तो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, -1 से बड़ा कितना दूर तक जा सकते हैं, इन्फानाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो y की रेंज हमें मिल गई -1 से लेके 3/2 तक, और यहाँ पे x की रेंज मिल गई -1 से लेके इन्फानाइट तक। तो अब हम इन दोनों को मिला के कॉमन निकाल लें कि हमारी कॉमन आखिर रेंज कितनी आ रही है, तो कॉमन रेंज आ रही है -1 से लेके 3/2 तक, क्योंकि इन्फानाइट को तो फिर हम लोग छोड़ देंगे। तो ये टर्म अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, इंटरसेक्शन है ना, और ये टर्म भी नहीं समझ आ रहा होगा, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप अगर समझेंगे तो इस वाले चीज़ को अगर नहीं भी देखते हैं तो आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1 से बड़ा होना चाहिए और 3/2 से छोटा होना चाहिए c, तो ये वो वैल्यू है जिस पे आपको x और y की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इसको भी देख के चलेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ p, क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ p विच 3 लाइन्स, अब यहाँ पे 3 लाइनें दी गई हैं, आर कॉनकरेंट। अब कॉनकरेंट का मीनिंग अगर आप समझते हो, 3 लाइनें अगर आपको दे दी जाएं और वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो यानी कि उसको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट। तो यानी कि
दो लाइनें और ये तीसरी लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट मीन्स कोई भी दो लाइन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो उससे हमको एक ही सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी दो लाइन को अगर हम सॉल्व करें तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा, तो वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो हमने किन्हीं भी दो लाइनों को ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, 18/3 और 15/3। तो ये इनका क्या पता चल गया, दिस इज इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये दो लाइनों का तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया। अब तीसरी लाइन अगर कॉन्करेंट होनी है तो वो भी इसी पॉइंट से ही पास होनी चाहिए, यानी कि ये पॉइंट से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो तीसरी लाइन हमको पी के टर्म में दी गई थी, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई यानी कि अगर कॉन्करेंट होने के लिए एक्स और वाई भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी एक्स और वाई की। सिंपली इसको सॉल्व कर दिया तो हमको पी की वैल्यू क्या मिल गई, 26। तो 26 जैसी हम पी को रखेंगे तो ये तीनों लाइनें इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होंगी। पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इफ p इज x³ - 3x² + 2x + 5। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 2 - A 2 - B 2 - C इज क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर P है यानी कि ये इसका एक रूट दे रखा है 0, और 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 आ रही है पॉलिनॉमियल की वैल्यू, तो इसका मतलब ये इसका एक 0 है, ABC। इसको क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को अगर ये इनका एक 0 है तो यानी कि 2 - A 2 - B 2 - C, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। इसको हमने आपस में सिंपली इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया और a + b अलग कर लिया, AB + BC + CC अलग कर लिया और a × b × C। अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल दी रहती है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होंगी। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये क्लास 10th का है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो जो भी b मतलब जो x² का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू इंटू माइनस अपॉन x³ का जो भी कोएफिशिएंट होगा अपॉन a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन एंड द सम ऑफ द रूट्स ये होता है c/a। c/a मीन्स जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन x³ का जो कोएफिशिएंट होता है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। और तीसरा होता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू d/a। d/a मीन्स कोएफिशिएंट माइनस d, मतलब जो भी कोएफिशिएंट मतलब जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म दे रखा है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन x³ का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस इज -5। तो ये आपको क्लास 10th के NCERT बुक में ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे रखी है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 जीरोस दे रखे हैं और उसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट पुट कर दिया और इस इक्वेशन में इस जो हमारी ये इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर दिया, तो हमको डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 5। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, एक क्लास आगे का, इसको भी आप देख के चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा था मिसप्रिंट हो गया है, जो 32 में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया था, x² - 3x²। तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, और इसको डिवाइड भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है थोड़ी सी मिसप्रिंट है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, जो इसके ऊपर वाली जो पॉलिनॉमियल दे रखी है वही हम लोगों ने x³ - 3x² + x + 2, एक ये हमको एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे रखी है। इसको डिवाइड करा गया बाय वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल, जिसका कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर्स कितने दे रखे हैं, x - 2 एंड -2x + 4। तो ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसका कोएफिशिएंट x - 2, रिमाइंडर ये। तो अब हमें वो दूसरी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या होगी, तो अब हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इंटू रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल।
तो अब हम क्या देखेंगे, x माइनस टू रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, ये जो प्लस में है ये इधर दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या होगी, इससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये इससे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपली हमने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया। तो हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल आ जा रही है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33 में द रिमाइंडर ऑफ 10 डिवाइडिंग, अगर ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसको एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो अब हमें बताना है रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपली एक इसको हम डिवीज़न मेथड देखेंगे। डिवीज़न मेथड 9th में नहीं होगा, लेकिन आपको रेफरेंस बुक में दिया गया होगा। तो यहाँ पे हमने एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ले लिया और इसको इससे सिंपली डिवाइड करा, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, प्लस जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो यही हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हमने देखा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सिंपल था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 82 दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k एक्स इक्वल टू 2। तो हमने x इक्वल टू 2 रख के पूरा सिंपली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 260, ये सिंपल था। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, एक लाइन ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो एक लाइन ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और एक हमारी y एक्सिस है और एक हमारी x एक्सिस है। इन तीनों से मिल के बनने वाला जो एरिया होगा वो हमें बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो पहले हमने क्या करा, x की वैल्यू 0 रख दी, तो y की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 100, तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया 0 100, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब हमने y को 0 रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई 50, तो 50,0 मिल गया दूसरा। और थर्ड वर्टिसेस हमको ट्राइंगल का क्या मिल गया, ओरिजिन 0 0, तो हमें 3 वर्टिसेस ट्राइंगल के पता चल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है 50, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है 100, हाइट तो इंटू हाफ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास कुछ बकरियाँ हैं और कुछ मुर्गी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स, तो पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास बकरी हैं x और हमारे पास मुर्गी हैं y। तो जो बकरियों की जो लेग्स होंगी वो कितनी होंगी, हर एक बकरी में 4 लेग्स, यानी कि 4x होगी, और हैंस की लेग्स कितनी होंगी, हर एक मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, तो यानी कि 2y हो जाएंगी, ठीक है। तो इसने कह रहा है कि सारी टांगों का आप सम कर दीजिए, मुर्गी और हैंस की, तो 4x प्लस 2y, जितनी भी टांगें ये सब हमने सम कर दिया, ये कितनी होंगी, जितने भी उनके सिर होंगे। तो हैंस का भी एक सर होता है और बकरी का भी सर एक ही होगा, उनका डबल से 12 ज़्यादा होंगी ये टांगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 6, यानी कि x क्या था, ये गोट थी, तो ये क्या है, नंबर ऑफ गोट हमारी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। इफ़ द सेंट्रॉइड, यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिया गया है और सेंट्रॉइड दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या पता करना है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 वर्टिसेस दिए गए। इसका सेंट्रॉइड है ओरिजिन, तो हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है जो वर्टिसेस का सम अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। सेंट्रॉइड हमारा क्या है, ओरिजिन है 0 0, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0 दे रखी है, ठीक। अब हम सारे वर्टिसेस की वैल्यू रख दें, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब,
ये आइडेंटिटी थोड़ा कम ही लोग जानते होंगे क्योंकि 9th में नहीं होगी। ए प्लस बी का होल क्यूब होगा लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को पढ़ के जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल एकदम ध्यान रखेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब तो जानते होंगे लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला कई बार पेपर में आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3a² बी 3ab² 3a² सी प्लस 3ac² प्लस 3bc² प्लस 3b² सी प्लस 6abc। ठीक है, इसको वापस हमने फिर रीअरेंज करके लिख दिया है यहाँ पे हमने। फिर इसको अब हमने क्या देखा, b प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो था तो b प्लस सी क्या हो जाएगा माइनस ए। इसी तरह a प्लस सी क्या हो जाएगा माइनस बी, इसी तरह a प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस सी। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ इनकी पुट कर दी। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, अब हम लोग को मिल गया a प्लस बी प्लस होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3c क्यूब। इनसे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 2a क्यूब माइनस 2b क्यूब माइनस 2c क्यूब प्लस 6abc। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हम क्या जानते थे, ज़ीरो है। ठीक, तो 0 क्यूब इज 0, यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया, 6abc। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू पता लगानी थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6abc अपॉन 2। ठीक है, तो अपॉन 2 मीन्स 3abc, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3abc। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 54 को अगर हम देख रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस हमें दिए गए हैं a0 0b और ab। ठीक है, तो फिर से हमको सेंट्रॉइड का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो डायरेक्ट हमें सेंट्रॉइड ही निकालना है, तो उसी फॉर्मूले को हम दोबारा पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमको पता ही था, डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया, 2a/3 2b/3। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आ गए, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे था द यूनिट डिजिट ऑफ 6717 की पावर 103, यहाँ पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6717 की यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। ठीक है, और 10 जो इसकी पावर की भी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो 7 और 3 यानी कि 7 की पावर 3 अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 343। अब यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, तो हमारी सिंपल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3। तो ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप केवल यूनिट, आप कितने भी बड़े बड़े आ जाएं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका यूनिट डिजिट लेते जाइए और उसका फिर सॉल्व कर दीजिए और उसकी भी जो यूनिट डिजिट आए बस वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे देखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द 80 की पावर 1365। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आप लोग को थोड़ा आना चाहिए कि यहाँ क्या होगा, किस तरह से सॉल्व होगा। तो 80 को हमने क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 8 और 10, 10 की पावर 1365। तो 10 की पावर कुछ भी हो जाए तो उसकी जो राइट डिजिट होगी वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो ही होगी, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा 8 की पावर 1365, अब हम इसको, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए हम देखेंगे 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 की पावर 1 इज़ 8, 8 की पावर 2 क्या होता है 64, 8 की पावर 3 क्या होता है 512, 8 की पावर 4 क्या होता है 4096, 8 की पावर 5 32768। इन सब को अगर हम देखें, इन सब का राइट मोड डिजिट को, तो 8426 8426 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, और हमें क्या बताना है 1365, तो 1365 हर 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4 × 341 आ जाएगा प्लस 1, यानी कि जो ये मतलब जो हमारा रिमाइंडर, यानी कि हम जो भी बाद में ये रिपीट हो रहा है उसका एक अगला टर्म जो आ रहा होगा, तो फर्स्ट टर्म हमारी साइकिल की क्या आ रही है इज़ 8। ठीक है, तो हर 4 के बाद 8 आ रहा है, तो राइट मोस्ट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी 8 होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद प्लस 1, 4 के बाद प्लस 1 मीन्स 8, तो क्या आ रहा होगा राइट मोस्ट डिजिट इज़ 8। ठीक है, क्लियर है। तो
ये क्वेश्चन इस तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल पैरेलल लाइन का है, ये तो आप लोग को आता भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2a + 2b = 180। ये इंटरनल एंगल्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के आपस में इक्वल होते हैं। तो a + b क्या हो जाएंगे, 90। a + b 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल जो थर्ड एंगल ट्राइंगल का होगा वो भी 90 होगा, यानी कि 2x = 90। ये पूरी लाइन क्या है, स्ट्रेट है, तो ये 180 होना चाहिए। तो 2x + 90, तो ये 2x किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 या या π/4। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। पाई होता है 180 डिग्री, तो हम इसको π/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट वी कैन मेक द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2, 2, 3 और 9, 10, 11 ये ट्राइंगल पॉसिबल है, ये दोनों ट्राइंगल्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1/1 2^x²। तो ये थोड़ा सा कुछ मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, और क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता अभी क्या होगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मिसप्रिंट होने की वजह से कुछ क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर हम देख ले रहे हैं तो ए बी क्या है, x दे रखा है, 1/a² + b² = y दे रखा है। तो यहाँ पे हमने a² + b² कितना दे रखा है, सिंपल इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो = y। तो a² + b² कितना हो जाएगा, y, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y a² b²। a² b² कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरा x² y, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, x। तो a² b² क्या हो जाएगा, x²। तो इसको हम x² y लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, a + b की पावर 4 ये हमें पता करना है। तो a + b की पावर 4 को हमने क्या लिखा, a + b का स्क्वायर इंटू a + b का स्क्वायर लिख सकते हैं। a + b का स्क्वायर हम जानते हैं, a² + b² + 2ab, सेम एज इट इज़ ये भी a² + b² + 2ab। ठीक है। अब a² + b² की वैल्यू हमने निकाली दी है, x² y रख देंगे। ए बी की वैल्यू हमें पता है x है, वो रख देंगे। सिंपल वैल्यू पुट कर दी x और y के, और इसको सॉल्व कर दिया। तो हमको कौन कौन सी वैल्यूज़ इसमें सही होती हुई नज़र आ रही हैं, a और c। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो इसके बराबर हमको नज़र आएगी। ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर नज़र नहीं आएगी। तो दो ऑप्शन इसमें सही नज़र आ रहे हैं। क्लियर है। चलिए अगला मैथ्स का पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में दे रखा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, α³ + β³। अब ये भी थोड़ा सा क्लास 10th का ही क्वेश्चन मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4, ये हमें दिया गया है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + 3x + 4, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा - b/a। जो भी b होता है, b का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट इंटू माइनस। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा = कांस्टेंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट c/a, यानी कि 4/1। अच्छा, अब हम क्या चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल है, α³ + β³। तो α³ + β³ को हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा इंटू α² + β² - अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 3 अल्फा बीटा। मतलब बेसिकली हमको इसको कुछ इस तरीके के टर्म में बदलना है जिसमें अल्फा + बीटा हो और अल्फा इंटू बीटा हो। तो इस तरीके के टर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। हमें अल्फा + बीटा भी पता है, अल्फा + बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है। तो ये हमने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर दी और डायरेक्ट इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। पॉइंट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 71, a1/a2 = b1/b2। यहाँ हमें क्या पता करना है, यहाँ हमें सब दे दिया गया है इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच सिस्टम हैज़ लीनियर इक्वेशन हैज़ जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन तभी होते हैं जब ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो जीरो सोल्यूशन यानी कि नो सोल्यूशन, ये नो सोल्यूशन तभी है जब a1/a2 = b1/b2 हो। तो हमने डायरेक्ट
इक्वेशन से A1/A2 वैल्यूज़ को देख लिया और A1 A2 की वैल्यूज़ को यहाँ से कंपेयर करके रख दिया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 6 रखते ही दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी पैरेलल। अच्छा, दूसरी में क्या दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 दे रखा है, सब आपस में इक्वल होना चाहिए। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 को पहले हमने सॉल्व करा, फिर हमने B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 को सॉल्व करा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई K इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू -8। तो फॉर्ट वैल्यूज़ है ना, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हो गई, 2 एंड -8। तो इस तरह पूरा ये पेपर सॉल्व हो गया।